हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 1 में हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस अध्याय में आज का जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नियम। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। तो इस लॉ को या इस नियम को 1811 में एवोगैड्रो नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, देखिए ये नियम क्या कहता है। इनका जो एवोगैड्रो नियम है वो नियम कुछ इस तरह है कि समान आयतन में, ठीक है, आयतन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो समान आयतन में तथा समान दाब और ताप पर सभी गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, समझ गए। समान आयतन में, समान ताप और दाब में सभी गैसों के अणुओं की संख्या समान होगी। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस लॉ में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे दो कंटेनर लिया गया है। ठीक है, दो कंटेनर लिया गया है और मान लीजिए ये दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml का है मान लीजिए। ठीक है, कितने ml का है, 100 ml का है। अब इस 100 ml के कंटेनर में एक में डाला गया है O2 गैस और एक में डाला गया है N2 गैस। ठीक है, मतलब एक में ऑक्सीजन गैस डाला गया है, एक में नाइट्रोजन गैस डाला गया है। और इन दोनों का ताप और दाब दोनों क्या हो, समान हो। तो उस कंडीशन में मतलब समान ताप, समान दाब और समान आयतन, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इन दोनों जो कि अलग अलग गैसें हैं इनके अणुओं की जो संख्या होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इसके अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, चाहे ये अलग अलग गैसें ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उनका यही नियम था कि समान आयतन, ताप और दाब ये तीनों में, ठीक है, अगर समान हो तो सभी गैसों के जो अणु होंगे या फिर अलग अलग गैसों के जो अणु होंगे उनकी संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, जितनी संख्या इसकी होगी उतनी संख्या इसकी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 8 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, या 8 मोल हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 8 ही है। देखिए गैसेस दोनों में डिफरेंट है ना, एक में ऑक्सीजन है और एक में नाइट्रोजन है, तो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि समान आयतन, ताप और दाब ये तीनों अगर समान हो तो दो अलग अलग गैस हैं उनका अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो अगर इसके लिए टेम्परेचर जो है T रहा तो इसके लिए भी टेम्परेचर क्या होगा, T होगा। अगर इसके लिए प्रेशर जो है P रहेगा तो इसके लिए भी क्या रहेगा, P रहेगा। ठीक है, अगर इसके लिए जो वॉल्यूम है वो V होगा तो इसके लिए भी वॉल्यूम क्या होगा, V होगा। ठीक है, अगर इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 है, ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, N2 होगा। ठीक है, इसको हम अभी मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये अगर इस कंटेनर के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 है तो इस कंटेनर के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, N2 होगा। इसको हम थोड़ा गणितीय व्यंजक के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन से फर्स्ट गैस के लिए हम पहले देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट गैस के लिए, फर्स्ट गैस कौन सा था, ऑक्सीजन वाला था। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 V1 और स्क्वायर। ठीक है, अच्छा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, इसमें PV इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 M N और V स्क्वायर। ठीक है, ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला, तो हम यहीं से ले रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट गैस है उसके लिए M का क्या हो जाएगा, M1, N के लिए क्या हो जाएगा, N1, ठीक है, और V के लिए क्या हो जाएगा, V1, क्योंकि हम फर्स्ट गैस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड गैस के लिए, सेकेंड गैस के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 और V2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, 1 क्या है,
PV इज इक्वल टू 1/3 m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इस साइड पे लिख लेते हैं। ये PV कांस्टेंट है, ज़ीरो है। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं हम, इन दोनों का जो इस साइड वाला है इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर बराबर, इस साइड पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा इधर m1 n1 v1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा m2 n2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये बचा, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यदि टेम्परेचर समान हो, ठीक है, नियम क्या कहता है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, समान हो, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा बोलते हैं उसको हिंदी में, काइनेटिक ऊर्जा भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर समान होगा तो काइनेटिक ऊर्जा भी समान होगी। ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो हम इन दोनों गैसेस के लिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो भी इसी तरह का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट गैस के लिए क्या हो जाएगा 1/2, फर्स्ट गैस के लिए क्या हो जाएगा m1, और दूसरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम सेकंड के लिए भी यही वाला करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m1 v1 स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 से, ठीक है, तो 3 और 4 से देखिए, तो यहाँ पे m1 है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, v1 स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया, और देखिए इस साइड पे m2 है, ये भी स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया, और v2 स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसमें बचा क्या, देखिए n1 और n2 बचा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। ठीक है, n1 इज इक्वल टू n2। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना था कि समान ताप, दाब और आयतन में n1 इज इक्वल टू क्या होता है n2, मतलब इसके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एवोगैड्रो लॉ के अनुप्रयोग या महत्व पे। ठीक है, तो इस एवोगैड्रो लॉ के द्वारा जो गैर-लुसाक का आयतन संबंधी नियम है उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, उनका जो गैर-लुकास का जो आयतन, गैसीय आयतन संबंधी नियम था, उसमें क्या बोला गया था कि जब दो गैस आपस में मिल के एक गैसीय उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन सभी का आयतन क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है, तो वो नियम को ये एवोगैड्रो जो लॉ है वो सत्यापित करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट अनुप्रयोग हो गया। अगला जो है वो क्या है, गैसों की परमाणुकता ज्ञात करने में इस नियम का, मतलब एवोगैड्रो नियम का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, 2H2 + O2 इज इक्वल टू क्या होता है 2H2O होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु। ऑक्सीजन के कितने अणु, 1 अणु। ठीक है, यहाँ पे सामने में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 अणु, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके जल का कितना अणु बनाते हैं, 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, अगर हमको इसमें बोला गया है ऑक्सीजन की परमाणुकता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस O2 को और डिवाइड करूँ, ठीक है, डिवाइड करूँ मतलब या फिर विभाजित करूँ, तो क्या हो जाएगा O + O। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और ये ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणुकता है, 2 परमाणुकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस नियम के द्वारा गैसों की परमाणुकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अगला जो है किसी गैस का अणु भार ज्ञात किया जा सकता है इस नियम के द्वारा। ठीक है, अणु भार ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है,
2 गुणा वाष्प घनत्व। ठीक है, ये मूलानुपाती सूत्र में इसका उपयोग होता है। तो इस नियम के द्वारा किसी गैस का अणु भार ज्ञात किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि एवोग्रेडो संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, एवोग्रेडो नियम से एवोग्रेडो संख्या का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों की 22.4 लीटर में, ठीक है, अगर ताप और दाब क्या हो, समान हो, ठीक है, तो उसमें जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, चाहे कोई भी गैस हो, ठीक है, उसके 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगर उसका आयतन कितना हो, 22.4 लीटर हो, तो उसमें कोई सा भी गैस हो, उन सब की संख्या क्या होगी, समान होगी। कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होती है, और इसको क्या कहा जाता है, एवोग्रेडो संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो आज हमने एवोग्रेडो लॉ को पढ़ा और उसके महत्व को जाना। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं।